सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ ए भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको भाषा, फिर बोली, फिर लिपि और फिर व्याकरण के बारे में समझाऊंगी। तो आइए चलिए हम सबसे पहले भाषा के बारे में समझें। भाषा को परिभाषित करने से पहले हम इन दो चित्रों को देखते हैं और समझते हैं। पहले चित्र में पुस्तकालयाध्यक्ष बच्चों को इशारे के माध्यम से चुप रहने का संकेत दे रहे हैं। दूसरे चित्र में गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेल को आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कुछ बातें होती है जिसे हम इशारे के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे मन में उठती हैं, उन भावों को हम लिखकर, बोलकर, सुनकर और पढ़कर समझते हैं। अतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। इसे समझने के लिए हम इन दो उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले चित्र में पीयूष पत्र लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहा है और दूसरे चित्र में माँ उस पत्र को पढ़कर पीयूष के विचारों को समझ रही है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम इस उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार नेताजी मुख्य अध्यक्ष वार्षिक उत्सव के समारोह पर भाषण के द्वारा अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा हम ऐसे समझेंगे कि जब बोलकर या सुनकर अपने मन के विचार प्रकट किए जाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। इस चित्र में पीयूष मसूरी भ्रमण का वर्णन कर रहा है। पीयूष ने अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया है। तो इस प्रकार लिखित भाषा की परिभाषा इस प्रकार है कि जब हम अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा का अर्थ है कार्यालय या ऑफिशियल वर्क हेतु काम में ली जाने वाली भाषा। तो आइए हम राजभाषा के अतिरिक्त यानी हिंदी भाषा के अतिरिक्त संविधान में और कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है। तो हम आइए इस चार्ट के माध्यम से इन भाषाओं के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संविधान में सम्मिलित भाषाएं इस प्रकार है: असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी,
संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारत में इन 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है और इन भाषाओं में कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाषा के अलावा उपभाषा और बोली के बारे में भी हम जानते हैं। तो आइए हम उपभाषा और बोली के बारे में समझते हैं। उपभाषा। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। क्योंकि यह एक साहित्यिक भाषा है, इसीलिए भाषा की उपभाषा के रूप में साहित्य में प्रयोग की जाती है। बोली। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, क्योंकि हर 10 किलोमीटर के क्षेत्र के पश्चात बोलियां बदल जाती है। इस कारण साहित्यिक रचना करना संभव नहीं हो पाता। आइए कुछ बोलियों के क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। बोली। चूँकि बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। तो जानते हैं हिंदी और उसकी बोलियां। तो इसमें दिशाओं के अनुसार हिंदी और उनकी बोलियों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो हम इस प्रकार समझते हैं। पहली, पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। दूसरा, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरी, बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। चौथा, पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। पांचवा, राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। आइए अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। पहले लोग चित्रों द्वारा या संकेत द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे, लेकिन इससे बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती। तो भाषा के विकास के साथ साथ ध्वनियों को लिखित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। इस ध्वनियों को निश्चित चिन्हों के रूप में लिखा जाने लगा और ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो इस प्रकार लिपि की परिभाषा भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यानी जिन ध्वनि चिन्हों को हम लिखते हैं उसका निश्चित रूप होता है, उन्हें ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में हम वर्णमाला के निश्चित चिन्हों को, ध्वनि चिन्हों को लिखते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। उसी प्रकार अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ई, एफ आदि। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। आइए हम भाषा की लिपि और उनके प्रयोग के बारे में जानें। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। वैसे ही कई भाषाएं हैं जिनकी अपनी अपनी लिपियां हैं। आइए हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। वैसे व्याकरण के बिना हम भाषा के शुद्ध रूप को नहीं जान सकते, क्योंकि भाषा और व्याकरण में गहरा संबंध होता है और भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम व्याकरण के शुद्ध रूप को जानें। जैसे
खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। क्या ये शुद्ध वाक्य है? नहीं बच्चों, यह शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें व्याकरण से संबंधित अशुद्धि है। तो इस प्रकार इसका शुद्ध रूप वाक्य ऐसे बनेगा, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी पाठ से संबंधित हम प्रश्नोत्तर भी जानते हैं। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके द्वारा हम मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न 2, भाषा के कितने और कौन कौन से रूप हैं? तो उत्तर, भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। प्रश्न 3, लिपि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। आइए आगे कुछ और प्रश्न हैं, उन्हें समझते हैं। प्रश्नोत्तर 4। प्रश्न 4, बोली और भाषा में क्या अंतर है? उत्तर, जब एक भाषा काफ़ी बड़े भूभाग में बोली जाती है तो उस भाषा के कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं जिन्हें बोली कहते हैं, जबकि जिसके द्वारा मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न 5, किसी भी भाषा के व्याकरण से क्या लाभ होता है? उत्तर, भाषा के बाद इसके कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि सभी भाषा का शुद्ध रूप एवं प्रयोग जान सकें। व्याकरण द्वारा हमें इन नियमों का पता चलता है। आप लोगों को पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।